नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो के जरिए मैं आपको लेके चलूंगा जम्मू में स्थित श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पे। तो अगर आप भी यहाँ जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी होने वाली है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप यहाँ पहुँचेंगे कैसे। तो आपको सबसे कम बजट में मैं पहुंचाने वाला हूं। तो जो ऑप्शन मैंने अपनाया था वो ही सेम मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। तो आपको बता दें कि यहां का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है जम्मू तवी, और इससे भी एक पास में और पड़ता है जो है श्री माता वैष्णो देवी, जो कटरा में है। अगर श्री माता वैष्णो देवी या कटरा की बात करें तो यहाँ के लिए ज्यादा ट्रेनें नहीं चलती हैं, लेकिन फिर भी काफी ट्रेनें मिल जाएंगी। इसके अलावा जो जम्मू तवी का रेलवे स्टेशन है ये बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड है शहरों से। तो अगर आपको श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए मिल जाती है ट्रेन तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं मिलती है तो आप जम्मू तवी आराम से आ सकते हैं, क्योंकि जम्मू तवी की कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको श्री माता वैष्णो देवी की ट्रेन नहीं मिल पाती है तो आप जम्मू तवी ही चूज करेंगे। चलिए अब आप ट्रेन के जरिए जम्मू तवी आ जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं कि आप जम्मू तवी से कटरा कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि कटरा ही वो जगह है जहाँ से माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होती है। तो जम्मू तवी से आप दोनों ही रूट अपना सकते हैं, या आप बाई ट्रेन चले जाएं या फिर आप बाई रोड चले जाएं। अगर आप बाई ट्रेन जाते हैं तो जम्मू तवी से जो श्री माता वैष्णो देवी यानी कटरा की दूरी है वो है 75 किलोमीटर, और आपको 2 घंटे लग जाएंगे। किराया यहाँ से मात्र 60 रुपए लगता है ट्रेन का। और ट्रेन का रास्ता बहुत खूबसूरत है, बहुत सारी टनल्स के बीच से होकर ट्रेन जाती है, पहाड़ों के बीच से होकर जाएगी, बहुत सारी नदियाँ आपको नीचे देखने को मिलेंगी और इतने ज्यादा शार्प एजेस मिलेंगे। अगर आपने कभी कालका शिमला टॉय ट्रेन में जर्नी की है तो आपको पूरा फील वो आने वाला है। जैसे शिमला टॉय ट्रेन में जिस तरह से टनल्स मिलती हैं, वैसे ही आपको जम्मू तवी से माता वैष्णो देवी कटरा के लिए जो ट्रेन मिलेगी वो रास्ता पूरा ऐसा ही देखने को मिलेगा। ये तो हुई बाई ट्रेन की। अगर आप बाई रोड जम्मू तवी से कटरा जाना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन आपके पास है। अगर आप जम्मू तवी से जा रहे हैं माता वैष्णो देवी कटरा के लिए तो आपको रेलवे स्टेशन के पास से ही बहुत सारी बसेस मिल जाएंगी, और बस का जो किराया है वो है 80 रुपए, जबकि ट्रेन का किराया 60 रुपए का। बस आपको मात्र 1 घंटे में पहुंचा देगी, क्योंकि बाई रोड जो डिस्टेंस है वो काफी कम है। बाई ट्रेन जो डिस्टेंस 75 किलोमीटर थी, वही बाई रोड अगर आप जाते हैं तो मात्र 45 किलोमीटर पड़ेगी। आपको सोच के हैरानी हो रही होगी कि बाई ट्रेन यहाँ पे लंबा है और बाई रोड यहाँ पे छोटा है, लेकिन है ऐसा ही। और जब आप बाई रोड जाएंगे जम्मू तवी से कटरा, तब आपको इंडिया की लॉन्गेस्ट हाईवे यानी जो सबसे लंबी हाईवे है NH44 नेशनल हाईवे 44, उस पे भी सफर करने का मौका मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ से जिस रोड पे आप सफर तय करेंगे वो NH44 ही है, जो श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक है, और ये पूरी करीब 4000 से भी ज्यादा लंबी है। तो इस रोड पे भी आपको सफर करने का मौका मिल जाएगा। रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। चलिए अब आप जम्मू तवी से कटरा पहुंच जाएंगे। अगर आप बाई ट्रेन आते हैं तो रेलवे स्टेशन के पास ही आपको यात्रा पर्ची या यात्रा काउंटर मिल जाएगा, जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करवा के एक ID कार्ड बनवाना होता है। और अगर आप बाई बस आ रहे हैं तो आपको बस स्टैंड पे भी सेम फैसिलिटी मिल जाती है। जब आप रेलवे स्टेशन पे आएंगे तब आपको प्लेटफॉर्म 1 के पास ही एक रजिस्ट्रेशन काउंटर मिलेगा। वहाँ पे आप अपनी कोई भी एक ID, आधार, वोटर कार्ड या फिर पैन कार्ड कुछ भी दिखा के अपना एक ID कार्ड बनवा सकते हैं, जो यात्रा करने के लिए कंपलसरी है। प्लास्टिक का एक ID कार्ड होता है, उसी को यहाँ पे बना देते हैं और उसे ले जा करके यात्रा पे जाना होता है। तो यहाँ पे जब आप उतरे रेलवे स्टेशन पे या बस स्टैंड पे तो वहीं पे आप तुरंत बनवा लीजिए, क्योंकि दोबारा आपको लौटना नहीं पड़ेगा। इसके बाद जब आपका कार्ड बन जाएगा, अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो यहाँ से आपको जाना पड़ेगा बस स्टैंड, और अगर बस से आ रहे हैं तो डायरेक्ट आप बस स्टैंड पहुँच ही जाएंगे। चलिए मान लेते हैं आप ट्रेन से आ रहे हैं, तो आप जो कटरा का रेलवे स्टेशन है वहाँ से कटरा बस स्टैंड की दूरी है मात्र 2 किलोमीटर, और यहाँ से आप चाहें तो पैदल भी जा सकते हैं और आप चाहें तो ऑटो से भी जा सकते हैं। लेकिन इसके पहले एक चीज़ और आपको कर लेनी है, यहाँ पे आपको एक नया सिम कार्ड ले लेना है। अगर आप जम्मू के अलावा किसी अन्य राज्य से आ रहे हैं तो आपका जो भी सिम कार्ड है वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। अगर पोस्ट पेड सिम कार्ड है तो काम करेगा, लेकिन अगर प्रीपेड सिम कार्ड है तो आपका काम नहीं करेगा, इसलिए आपको सिम कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। सिम कार्ड आप अपने हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग रेट देते हैं दुकान वाले। कोई 250 का बोलेगा, कोई 150 का बोलेगा, कोई 300 का बोलेगा। तो आराम से 150 रुपए में आप बार्गेन करके सिम ले सकते हैं। उसके अलावा आप रिचार्ज अलग से करवाएंगे तो 150 का सिम कार्ड हो जाएगा और करीब 150 का ही आपका रिचार्ज भी हो जाएगा। तो यहाँ से आप सिम कार्ड लेने के बाद कटरा बस स्टैंड आ जाएंगे, ऑटो वाले को 50 रुपए देंगे। कटरा बस स्टैंड पहुँचेंगे तो यहाँ पे आपके रुकने की व्यवस्था है, इसीलिए आपको रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड लेके आया हूँ मैं। तो कटरा बस स्टैंड के पास ही आपको एक बड़ा सा यात्री निवास मिल जाएगा, जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से ही बनाया गया है।
जहाँ पे लिखा होगा निहारिका भवन कॉम्प्लेक्स। गेट के अंदर आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे 2 बिल्डिंग्स दिखाई पड़ेंगी, एक है पिंक कलर की और दूसरी है वाइट कलर की। तो जो पिंक कलर की है वो है निहारिका भवन और जो है वाइट कलर की वो है शक्ति भवन। तो अगर आपको रूम चाहिए तो निहारिका भवन में मिल जाएगा, वहीं पर अगर आपको डॉर्मेट्री चाहिए तो शक्ति भवन में मिल जाएगा। आप आराम से शक्ति भवन यानी वाइट कलर वाली बिल्डिंग में जाएंगे, वहाँ पे आप अपना आधार कार्ड दिखा करके अपना एक पर्ची बनवा लेंगे और 150 रुपये आपका यहाँ पे रुकने का चार्ज कटेगा पर डे के हिसाब से, और 24 घंटे का यहाँ पे रुकने की व्यवस्था रहती है। सुबह 10 बजे आपका चेक इन होता है और अगले दिन सुबह 10 बजे आपका चेकआउट हो जाता है। डॉर्मेट्री यहाँ पे बहुत सारी बनी है, यहाँ पे मान लीजिए करीब 800 से 1000 लोगों की रुकने की व्यवस्था है। तो आराम से आप 150 रुपये में डॉर्मेट्री ले सकते हैं और वहाँ पे जाके अपना बैग वैग रखें। और दूसरी चीज़ आप ध्यान रखिए कि आप जम्मू तभी सुबह जल्दी ही पहुँच जाएं, जिससे 1-2 घंटे का टाइम लेकर के आप कटरा आ जाएंगे। और मान लीजिए आप कटरा सुबह 10 बजे तक आ जाते हैं, उसके बाद आप अपने डॉर्मेट्री में जाके अपना जो भी लगेज है, अगर भारी लगेज है तो उसको यहीं पे रख दीजिए, क्योंकि छोटा लगेज लेकर के आप जाएंगे या छोटा बैग लेकर के जाएंगे तो चढ़ाई करने में आसानी रहेगी। भारी बैग आप यहाँ पे रख सकते हैं, लॉकर बने हैं उसमें काफ़ी सेफ रहेगा यहाँ पे। उसके अलावा आप यहाँ पे नहा धो के फ्रेश हो जाइए और उसके बाद आपको कुछ ब्रेकफास्ट या लंच जो भी करना है वो कर लीजिए चढ़ाई करने से पहले ही। तो ब्रेकफास्ट या लंच करने के लिए शक्ति भवन के ठीक बगल में उसी कॉम्प्लेक्स के अंदर ही आपको मिल जाएगा एक भोजनालय, जो श्राइन बोर्ड की तरफ से ही बनाया गया है और भोजनालय का नाम है अन्नपूर्णा भोजनालय। अन्नपूर्णा भोजनालय में आपको नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ मिल जाएगा और यहाँ पे खाना काफ़ी स्वादिष्ट रहेगा। इसके अलावा बहुत ही कम दाम में मिल जाएगा। मार्केट के कंपैरिजन में यहाँ पे खाना काफ़ी सस्ता और स्वादिष्ट मिलेगा। यहाँ पे आपको सब्जी रोटी, पूरी सब्जी, सब्जी चावल, कढ़ी चावल, दाल चावल, छोला चावल, छोले भटूरे, इडली, सांभर, वड़ा सब कुछ मिल जाएगा। आपको जो भी खाना है आराम से खा सकते हैं और रेट यहाँ पे लगभग सारी चीज़ों के 40 रुपए से 50 रुपए के बीच में ही रहते हैं। खाने पीने के बाद अब आपको चढ़ाई करने के लिए यात्रा पे निकलना पड़ेगा, जो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने हैं। तो वो काफ़ी ऊंचाई पे है, तो वहाँ पे चढ़ाई करके या ट्रेक करके जाना पड़ता है। यात्री निवास से बाणगंगा की दूरी मात्र 1 किलोमीटर है। आप चाहें तो यहाँ से पैदल यात्रा करके जा सकते हैं, यानी पैदल चल के जा सकते हैं बाणगंगा तक। इसके अलावा आप ऑटो से भी जा सकते हैं, 1 किलोमीटर पर ही है, तो आप आराम से पैदल बाणगंगा तक चले जाइए। यहाँ पे आप सबसे पहले ट्रेकिंग स्टिक या लाठी ले लीजिए, जो 20 रुपए में आपको मिल जाएगी, जिससे आपको चढ़ाई करने में काफी आसानी रहेगी। अब आप एक बहुत जरूरी बात ध्यान रखिएगा, बाणगंगा पहुंचेंगे तो एंट्रेंस गेट पे ही आपका कार्ड देखेंगे, जो आपने रेलवे स्टेशन से बनवाया था। इसके बाद आपका बैग चेक होगा और आपकी पॉकेट भी चेक होगी। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यहाँ ले जाने की परमिशन नहीं है, मोबाइल के अलावा। गोप्रो, ड्रोन, माइक, ट्राइपॉड, हेडफोन, लैपटॉप कुछ भी नहीं ले जा सकते, सिर्फ आप मोबाइल ले जा सकते हैं। इसके अलावा आपका जेब भी यहाँ पे चेक होगा। अगर पान मसाला, गुटखा, तंबाकू ये सब है तो इसको आप बिल्कुल लेकर मत जाइएगा। का नाम लेते हैं और अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। जयकारा शेरा वाली माता दा बोल, साचे दरबार की जय। फिलहाल पहुंच चुके बाणगंगा चेक पॉइंट पे और यहाँ से बाणगंगा चेक पॉइंट से आपको कार्ड दिखाना पड़ता है, जो कि RFID कार्ड है, और इसके साथ हमारी यात्रा की शुरुआत होती है। भाई तो भाई पिट्ठू पालकी के यहाँ पे लगी हुई है काफ़ी ज़्यादा लाइन।
जब भी एक नई यात्रा पे आते कुछ ना कुछ नया हुआ मिलता है। मतलब डेवलपमेंट इतना कर रहा है यहाँ का। सबसे ज़्यादा श्राइन बोर्ड अगर कोई डेवलपमेंट कर रहा है किसी भी मंदिर का तो वह श्री माता वैष्णो देवी श्राइन। बाणगंगा प्राचीन मंदिर और अभी आ चुका गीता बाथिंग घाट, जिसे घाट नंबर 1 भी बोला गया। इसके पीछे एक कथा भी प्रचलित है। कथा ये है, माता वैष्णो देवी भवन की ओर प्रस्थान कर रही थी तो हनुमान जी को लगी थी प्यास। तो माता ने देखा कि भाई उनका भक्त प्यासा है, तो माता ने बाण मार के गंगा का उद्गम किया था, जिससे भगवान हनुमान जी की प्यास बुझी। और उसके बाद इसी गंगा के अंदर माता वैष्णो देवी ने भी अपने जो केश है वो इसमें धोए, मतलब अपने बालों को इसमें धोया। तब से इसे बाल गंगा और केश गंगा के नाम से भी जाना जाता है भाई। तो जय माता दी भाई। तो भाई डे टाइम में मत आइए क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड है नहीं इस बार और आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी डे टाइम में। तो आप नाइट को चढ़ाई चढ़े और सुबह सुबह माता के दर्शन करके वापस नीचे आ जाए। फिलहाल पहुंच चुके हैं चरण पादुका मंदिर। इस मंदिर के बारे में एक कथा प्रचलित है भाई। जब माता वैष्णो देवी जी बाणगंगा के रास्ते से ऊपर की तरफ आ रही थी भवन की तरफ, तो उन्हीं के पीछे बाबा भैरवनाथ जी भी थे। माता ने पीछे मुड़कर देखा तो उसी सिल पर माता के पद चिन्हों के निशान आ गए थे। तो आज भी लोग उन्हीं पद चिन्हों के मतलब दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते और अपनी यात्रा को आगे के लिए प्रस्थान कर देते हैं। तो भाई जय माता दी। आप भी आए तो प्रथम दर्शन इसी का माना गया है। तो पौराणिक है, प्राचीन है, तो यहाँ पे दर्शन करें और अपनी यात्रा को आगे सुगम बनाए। तो भाई मिलते हैं आगे। जय माता दी। चल रहे हैं भाई माता अर्धकुमारी के मंदिर। तो भाई वीडियो में बने रहे, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करते रहिए भाई। माता आप सबको कृपा बनाए रखे। जय माता दी। माता वैष्णो देवी की चढ़ाई हो या अमरनाथ यात्रा की, धीरे धीरे चढ़े। अगर आपको थकावट हो रही है तो भाई कम से कम बात करें, छोटे छोटे स्टेप लें। और चढ़ाई से पहले इसलिए कहा जाता है कि भाई कि कम से कम खाएं। ज़्यादा खाते हो तो उतनी थकावट ज़्यादा भी होती है। कहा जाता है कि भाई माता के भक्त भी निराले और माता की भक्ति भी। और जो भी लोग माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आते हैं, माता वैष्णो देवी जी के पिंडी स्वरूप के दर्शन करते हैं, कहते हैं उनकी मनोकामना, मनोच्छित कामना पूर्ण होती है। सब लोग अपने अपने ढंग से अलग अलग मनोकामना मांगते हैं। जब पूर्ण हो जाती है कि उसको पूरी कैसे करना है। कई लोग लेट कर जाते हैं माता के भवन तक, कई लोग सिर झुकाते झुकाते जाते हैं, कई लोग नंगे पैरों चलना पसंद करते हैं। तो भाई जय माता दी। सभी भक्तों का स्वागत है भाई माता के दरबार में। There are lots of crowd here. The shrine, devotees. 4-5 बार पहुंच चुका हूँ मैं पसीनों और फिर भी ख़त्म नहीं हो रहे क्योंकि आगे आगे गर्मियाँ बढ़ेंगी तो और ज़्यादा बुरा हाल देखने को मिलेगा। तो भाई डे के टाइम पे यात्रा ना करें, रात के टाइम पे करें। जो भी श्रद्धालु आप में से फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो बता दूं कि भाई ये जैसे अम्बालिका है, ऐसे कई सारे भोजनालय बनाए हुए हैं श्राइन बोर्ड ने। इनकी रेट लिस्ट श्राइन बोर्ड ही तय करता है। इंद्रप्रस्थ भोजनालय, ये भी श्राइन बोर्ड का भाई। और रेट लिस्ट ये है भाई, इसकी देख लो। फिलहाल भाई इंद्रप्रस्थ जो भोजनालय है उससे थोड़ा सा ऊपर आए हैं और यहाँ से ऊपर आके भाई 2 रास्ते फट जाते हैं, हिमकोटी की तरफ और एक माता अर्धकुमारी की तरफ। तो अगर आपको बैटरी कार वगैरह की सेवा चाहिए तो आपको हिमकोटी मार्ग पे जाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने पीछे बताया कि बाबा भैरवनाथ जी माता का पीछा कर रहे थे और उनके साथ थे हनुमान जी। माता काफ़ी आगे निकल गई थी और उन्हें एक गुफा दिखाई दी। तो उस गुफा के अंदर 9 महीने तक तप किया माता ने और उस गुफा का पहरेदारी पे लगाए रखा हनुमान जी को। तो 9 महीने तक उस गुफा के अंदर रही, तो इसलिए इसे गर्भजून का भी गुफा का नाम दिया गया। और जब माता को एहसास हुआ कि अब बाबा भैरवनाथ जी अब नज़दीक आ चुके हैं
तो वो जिस छोर से घुसी थी उसके दूसरे छोर से निकल के माता भवन की ओर प्रस्थान करगी हाथे मत्थे की पुरानी चढ़ाई से। तो भाई पुराना जो वे है हाथी मत्थे का वो सबसे पौराणिक हैगा, प्राचीन है। माता अर्धकुमारी के गुफा के दर्शन हर श्रद्धालु लोग जाते हैं, लेकिन कई लोगों में ये भी मिथ है कि भाई इसके दर्शन एक बार ही करने चाहिए या बार बार भी कर सकते। तो भाई इसके दर्शन बार बार भी कर सकते हो, क्योंकि माता ने इसके अंदर तप किया था 9 महीने। तो हम सीधा चलते भवन की ओर वाया हिमकोटी मार्ग। तो आप आज आपको नया मार्ग दिखाने वाले हैं भाई, तो चलते सीधा हिमकोटी मार्ग से। और अभी तक की जो यात्रा हमने 2 घंटे में पूरी कर दी। तो भाई ये रास्ता आके मिल जाता है। पीछे हम अर्धकुंवारी माता को छोड़ के आए हैं। शेड थी, कितना खुला खुला लग रहा, पहले कितना भीड़ा था, मतलब तंग था बिल्कुल एकदम। टीन्स वगैरह को जो शेड है ये ऊपर कर दिया। और यार सच में जय माता दी भाई। वेलकम बैक अगेन गाइस। हमने कर लिया दर्शन, और दर्शन भाई इतने बढ़िया हुए, लेकिन हालांकि भीड़ आपको देखने को मिलेगी। दर्शन हुए, बातिंग वातिंग की, खाना वाना खा लिया, और अब इसके बाद जाना भाई भैरव घाटी पे, क्योंकि भैरव बाबा के दर्शन के बिना माता के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। तो भाई इसके पीछे भी कथा है, तो चलते चलते बताएंगे। ये देखो गाइस, भीड़ गुलाब वाले के यहाँ तक। इसके बाद आ जाता है डोमिनो। तो भाई यहाँ तक लाइन आई हुई है। तो फिलहाल भाई हम जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन करने, तभी हमारी यात्रा जो है वो संपूर्ण मानी जाएगी। तो भाई कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख के भर दीजिए भाई। कुछ ऐसा था भाई। बात करते हैं उस कथा की। बाबा भैरवनाथ जी पीछा करते करते भवन तक आ गए थे माता का, और माता को उस टाइम पे आ गया था क्रोध। माता वैष्णो देवी ने उनके सर पे मारा त्रिशूल। बाबा भैरवनाथ जी का हो गया सर धड़ से अलग। और उसके बाद में बाबा भैरवनाथ जी को पश्चाताप हुआ अपनी गलती का, तो उन्होंने माफ़ी मांगी, और माता ने वरदान दिया कि भाई ठीक है, अपने अंत समय में तुमने माफ़ी मांग ली। जो कोई भी मेरा दर्शन करने अगर इन फ्यूचर कोई भी आएगा, तो उसे आपके भी दर्शन करने होंगे। तभी जो दर्शन है उस श्रद्धालु के तभी संपूर्ण माने जाएंगे। अपनी यात्रा को संपूर्ण करने जा रहे हैं। तो भाई हम आके